हेलो डियर स्टूडेंट, बिलियंस फिजिक्स क्लासेस में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 11th में हमने प्रीवियस सेक्शन में काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया था, जिसमें काइनेमेटिक्स का पहला वेरिएबल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा की थी। और डिस्टेंस हमने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पहले लिखवाया था कि डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। ये भी देखा था कि डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ये भी देखा था कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस से कम होगा, ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव, में नेगेटिव, में जीरो। ये भी देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमने कुछ प्रीवियस सेक्शन में देखा है। अब इस पे हमने बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस निकाला था, डिस्प्लेसमेंट निकाला था, लीनियर पाथ पे निकाला था। एक दो क्वेश्चन और करके देख रहे हैं हमने। जैसा कि पहले भी बताया था, काइनेमेटिक्स के पहले हमने आपको इसीलिए वेक्टर को स्टार्ट किया था ताकि वेक्टर के बिना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने में दिक्कत होगी। तो चलो एक क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट पे लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। और 2D का क्वेश्चन ले रहे हैं, 1D का नहीं ले रहे, ताकि 2D में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। तो देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अ पार्टिकल मूविंग फोर्टी मीटर ड्यू नॉर्थ, 20 मीटर या 30 मीटर ड्यू ईस्ट, एंड फाइनली फाइनली 40√2 मीटर towards southwest. Towards southwest. Find out magnitude and direction of displacement. Direction of displacement. अब कंफर्म है कि पिक्चर 2D हो गई आपका। इसका मतलब बिना वेक्टर के सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं निकाला जा सकता या गलत हो जाएगा। तो अब देखें, यहाँ पहले पार्टिकल क्या जा रहा था, 30 मीटर किस में जा रहा था, फर्स्ट 40 मीटर जा रहा था नॉर्थ, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पहले बना लें। देखो ये बना दिया मैंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये ईस्ट हो गया। ईस्ट का मतलब मैंने यहाँ पॉजिटिव एक्स लिखा, वेस्ट का मतलब नेगेटिव एक्स, और आपको पता है पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, ये नॉर्थ लिखा और ये साउथ लिखा। इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता आई कैप, पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग। इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना होता, आई कैप। नेगेटिव एक्स के लॉन्ग माइनस के आई कैप। यहाँ पे कितना होगा, जे कैप। इधर होगा माइनस जे कैप, ठीक है। अब आपको निकालना था डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हमें वेक्टोरियली सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले S1 लिखें। तो अगर हम इसको वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो S1 लिखें तो 40 मीटर नॉर्थ जा रहा, वेक्टर लगा। 40 अकेला लिख दोगे तो इससे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा, और J से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव Y में, दैट इज नॉर्थ हो गया। फिर जा रहा था 30 मीटर ईस्ट में। देखो फिर से वेक्टर के टर्म में लिखें तो 30
और ईस्ट का मतलब यहाँ, ये पहले किस में गया था, नॉर्थ में, फिर ईस्ट में, और फिर जा रहा साउथ वेस्ट। अगर इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो एक तो आएगा निगेटिव जे में और एक आएगा निगेटिव एक्स में। तो S3 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 40√2 cos 45 आई कैप, लेकिन नेगेटिव में। मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा जगह बना के। यहाँ पे S3 लिख दूँ, थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए, यहाँ लिखूँ 40√2 cos 45 आई कैप प्लस 40√2 sin 45 माइनस जे कैप। क्लियर है, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट आ रहा है इधर की तरफ, एक नेगेटिव एक्स में और एक नेगेटिव वाई। अब हमें चाहिए था टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए है, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें, और कितना आ जाएगा, S इक्वल टू आ जाएगा, वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 आपका कितना था, 40 जे कैप था, ये 30 आई कैप था, और ये था आपका माइनस के 40 आई कैप माइनस 40 जे कैप। पीछे वाले स्टेप को देखें सॉल्व करके, जो मैंने इस पे लिखा था, ध्यान से देखें, इस पे लिखा था cos 45 से √2, तो ये माइनस के 40 आई क्या, साइन 45 से जे, तो 40 जे क्या, तो S इक्वल टू कितना आ गया अब आपका, S इक्वल टू आ गया 40 जे कैप से 40 जे कैप कैंसिल हो गया, S इक्वल टू आ गया माइनस के 10 आई कैप। इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू माइनस आई कैप, इसका मतलब 10 मीटर टूवर्ड्स बेस्ट, माइनस आई कैप का मतलब बेस्ट डायरेक्शन। इस क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 मीटर टूवर्ड्स बेस्ट। जब आप कंपटीशन के लिए हमसे स्टडी करोगे तो इसको 10 सेकंड में सॉल्व करने के तरीके पे भी हम चर्चा करेंगे। ओनली 10 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करेंगे। हमेशा हम जब ओरिजिन से जाते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम ओरिजिन पे आ जाएं। किस पे आ जाएं, ओरिजिन पे। तो इस मेथड को मैं सेकंड मेथड लिख दूं कि ये सेकंड मेथड जो कंपटीशन में यूज करोगे, स्कूल लेवल पे नहीं करोगे, क्योंकि इस मेथड से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, विद इन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर तो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बेटा, पहले कहाँ जा रहा था, 40 मीटर जा रहा था इस डायरेक्शन में, ये 40 हो गया। फिर 30 मीटर जा रहा था ईस्ट में, ये 30 हो गया। ठीक है, अब इसको 10 मीटर और बढ़ा दें यहाँ पे, ये भी 40 हो गया। ठीक है, और यहां से देखो तो ये 40√2 मीटर कहाँ आ जाएगा, तो फिर से ओरिजिन पे आ जाएंगे आप। फिर से देखो मैं क्या बात कह रहा था, ये 40 मीटर नॉर्थ कह रहा था, ये आपका 40 मीटर था, तो ये 30, इतना 30 था, 10 मीटर मैंने और बढ़ा दिया, रेड कलर से दिखाया, और ये 40 मीटर नॉर्थ। अब आप ऐसे गए और ऐसे गए और ओरिजिन पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया।
लेकिन जब हम ओरिजिन पे आए थे तो हमने कुछ इंक्रीज किया था, जितना इंक्रीज यहाँ किया था, जो 10 मीटर इंक्रीज किया था ना, जिसको हमने ये व्हाइट से कर दिया, डार्क कर दिया, तो 10 मीटर यहाँ इंक्रीज किया था, तो 10 मीटर यहाँ कर दें ताकि रिजल्ट अनचेंज रहे। तो बताओ ये 10 मीटर आ गया। अब अगर इसको देखें 10 मीटर, तो बताओ ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल का सेपरेशन कितना हो गया? 10 मीटर। और कौन सी डायरेक्शन में हो गया? वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, गिवन टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट वे ये हो जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस में आ जाएगा तो कोई भी वेक्टर के टर्म में ना लिख के इसी तरीके से सॉल्व करेगा। देखो ये तो 30 मीटर था ना, ये कितना था? 30। इसको 40 करने के लिए 10 इंक्रीज किया ताकि हम ओरिजिन पे आ जाएं। और जितना इंक्रीज जिस डायरेक्शन में करोगे उतना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर दोगे। तो ईस्ट में किया तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट में 10 मीटर आ गया। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल। इनिशियल और फाइनल का सेपरेशन कितना आ गया? ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल। इनिशियल फाइनल का सेपरेशन आया 10 मीटर और किस डायरेक्शन में आ रहा? वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा। तो ये इस तरीके से करें। कई बच्चों का ऐसा मानना है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना टफ होता है, डिस्टेंस निकालना सिंपल होता है। ऐसा कोई भी बात नहीं होता, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? सब कुछ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालने में दिक्कत आएगा। अ पार्टिकल मूविंग along the path, along the trajectory, जो भी लिखना हो, along the path y equal to x square, find out distance when particle going from x equal to 0 meter to x equal to 2 मीटर। अब कंफर्म है कि ये कैसा पाथ है बेटा? पैराबोलिक पाथ है। इसीलिए मैंने पहले आपको कॉनिक सेक्शन भी पढ़ाया। कॉनिक सेक्शन का मतलब ग्राफिकल स्टडी भी कराई थी। तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये तो कंफर्म पता चल गया कि ग्राफ कैसा है इसका? पैराबोलिक ग्राफ है। ठीक है, जो y एक्सिस ले लिया, यहाँ पे x एक्सिस ले लिया। और ये भी बताया था ग्राफ हमेशा किसके तरफ बेंड होगा? ग्राफ हमेशा लोअर पावर की तरफ बेंड होगा, तो y की तरफ बेंड होगा। अब यहाँ पे अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसा आएगा बताओ? ऐसा ग्राफ आएगा। पैराबोलिक ग्राफ बनाना है यहाँ पे, तो ऐसा ग्राफ आएगा और y की तरफ बेंड होगा। आप खुद देखो, यहाँ पे x इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू भी 0 होगा, और x इक्वल टू 2 करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर यहाँ x इक्वल टू 2 कर दें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो, x इक्वल टू 2 किया तो y इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू 2 किया तो y इक्वल टू 4 आ गया। कैसे? यहाँ पे देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x इक्वल टू 2 करोगे तो y 4 आ गया। ये फिर से लिख दूं क्या? क्लियर नहीं हो रहा हो तो? x इक्वल टू कितना किया यहाँ पे? 2, y इक्वल टू 4, यानी ये 2 है और ये 4 है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर √20 आ जाएगा। बड़ा अच्छा सा काम है। लेकिन जब हमें डिस्टेंस निकालना होगा तब क्या होगा? डिस्टेंस निकालना होगा तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी कि हमें इस कर्व की लेंथ निकालना है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल और फाइनल। तो इस कर्व की लेंथ निकालना, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस कर्व की लेंथ आपको निकालना होगा। इस कर्व की हमें लेंथ निकालना होगा। जिसको मैंने डार्क कर दिया, इस कर्व की लेंथ निकालना। अब इस कर्व की लेंथ निकालना आपको आता नहीं,
तो डिस्टेंस निकालना बहुत टफ काम है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो √20 आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर करोगे, ये 4 का स्क्वायर, तो इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट सेपरेशन आएगा। तो अब किसी कर्व की लेंथ निकालना हो तो क्या करोगे, यहाँ पे एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लोगे, और आपको पता है कि जब हम एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं तो क्या करेंगे, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, इसको dx कहेंगे, इसको dy कहेंगे, तो ये ds है। एलिमेंट्री पोर्शन लिया, इसका मतलब इसको पाइथागोरस थ्योरम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो बताओ ds इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे इसको dx लिखा, इसको dy लिखा, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेज पे देख रहे हो, तो ds इक्वल टू, अगर यहां पे ds इक्वल टू dx बाहर कर दिया तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का रूट आ जाएगा। अब अगर इस पूरे कर्व की लेंथ निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर लो। कोई कह सकता है dx ही क्यों निकाला, dy क्यों नहीं निकाला, इसलिए कि x की लिमिट दी गई थी, आप dy निकालोगे तो भी आ जाएगा। 1 प्लस dy बाई dx क्या आएगा, y इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, सो dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा कितना, 2x। 2x का स्क्वायर करोगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेट करोगे लिमिट 0 से 2 तक, इंटीग्रेशन आपका आता है। तो इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेशन मैंने अलग से सिखाया था, इसीलिए मैथमेटिकल टूल के नाम से मैंने सब कुछ सिखाया। इतने मीटर आपका क्या आ जाएगा, अब वो मैथमेटिक्स आप करना, वो अगर मैं करूँगा तो कोई मतलब नहीं। इस तरीके से हम इसको डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी कर्व पाथ का लेंथ निकालना हो तो ये एक फॉर्मूले के टर्म में भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा भी लिखने का तरीका होता है, अगर दूसरा तरीका ऐसा भी हो जाएगा कि r इक्वल टू पोजिशन वेक्टर लिख देते हैं हम लोग, तो पोजिशन वेक्टर लिखते हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर 2D पिक्चर है। एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ लिखें तो डी आर इक्वल टू लिखोगे आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर और इसका रूट। फिर इसकी लेंथ निकालोगे तो इसी को इंटीग्रेट कर दोगे डी आर को, तो इंटीग्रेट किया तो ये डी एक्स बाहर आ गया, और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये किसी भी 2D पिक्चर का, कैसी भी 2D पिक्चर हो उसकी लेंथ निकालने का तरीका आ गया। 3D का भी हमें आपको बाद में सिखा देंगे। तो ये आपका आ गया डिस्टेंस, ठीक है। और भी डिस्टेंस पे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, पर वो आप सॉल्व करेंगे और मुझसे पूछेंगे। अब बात आता है एक नया वेरिएबल का, तो स्पीड आ गया। स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। जैसा कि आपको पता है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। और डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है तो स्पीड भी पाथ डिपेंडेंट होगा। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो स्पीड भी पॉजिटिव होगा। पर स्पीड दो तरीके की स्पीड पॉसिबल है। एक तो होगा इंस्टेंट स्पीड और एक होगा एवरेज स्पीड। क्या होगा, इंस्टेंट, और एक होगा एवरेज। एवरेज स्पीड, और पहला क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट स्पीड का मतलब जो स्पीडोमीटर गाड़ी में मेजर करता है, किसी भी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर मेजर करता है वो इंस्टेंट स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है।
ठीक है। किसी मूवमेंट पे, जैसे एक बॉडी को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद किसी सेकंड पे पूछा कि यहाँ स्पीड क्या है, तो अलग होगी, यहाँ अलग होगी। उस समय जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, और वो किसी भी इंस्टेंट पे होगी। स्पीडोमीटर वगैरह कार का या किसी व्हीकल का जो मेजर करता है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड बाई देखें तो b इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पूरी जर्नी में जो टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये क्या होता है आपका? एवरेज स्पीड होता है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कहलाएगा एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालने के क्या तरीके होंगे? तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से बातें करना चाहते हैं आप, तो फिर एवरेज स्पीड निकालने के दो टर्म में बात करेंगे, प्रोवाइडेड स्पीड कांस्टेंट है। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, तो ये आ गया S1 प्लस S2 पहले सेगमेंट में प्लस S3 एंड सो ऑन। पहले सेगमेंट में डिस्टेंस का टाइम लगा, मान लो V1 से जा रहा था, दूसरा सेगमेंट V2 से, तीसरा, तो पहले सेगमेंट में जो टाइम लगा वो S बाई V1, S2 बाई V2, S3 बाई V3, अप टू जहां तक है ये आ जाएगा। अगर हम टू सेगमेंट की बात करें तो क्या आ जाएगा? S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 बाय V1 प्लस S2 बाई V2, बी एवरेज। अगर S1 S2 के बराबर कर दें तो क्या आ जाएगा? 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। लेकिन ये तब होगा जब S1 इक्वल टू S2 होगा। क्लियर है? मान लीजिए कि टाइम के टर्म में बात करी जाए, किसके टर्म में बात की जाए? टाइम के टर्म में। तब टाइम के टर्म में, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड, टाइम के टर्म में। टाइम के टर्म में मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे कर दूँ, B1 से जा रहा T1 टाइम तक, B2 से जा रहा, फिर B3 से जा रहा अप टू, ये टाइम T2 लगा, ये टाइम T3 लगा, ये V2 है, ये V3। तब एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या आ जाएगा? पहले सेगमेंट में डिस्टेंस होगा V1 T1, दूसरे सेगमेंट में क्या होगा? V2 T2, तीसरे सेगमेंट में क्या होगा? B3 T3 अप टू, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू। अगर दो सेगमेंट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? V1 T1, केवल टू सेगमेंट की बात कर रहे हैं, V2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। V एवरेज का फॉर्मूला और क्या हो सकता है? V एवरेज का फॉर्मूला V1 प्लस B2 बाई 2 होगा, लेकिन ये कब होगा? जब T1 इक्वल टू T2, यानी इक्वल टाइम इंटरवल की बात करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपको क्लास अगर बहुत अच्छी लगती बेटा, सब कुछ आपके फेवर में है जिस तरीके से, तो थोड़ा सा इस चैनल को और आगे बढ़ाने में आप हेल्प करें बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।